आपने कॉमेडी सीरियल्स में अकबर और बीरबल की स्टोरीज देखी है? बहुत सारी अकबर और बीरबल की स्टोरीज कॉमिक्स में भी पढ़ी होंगी। अगर हाँ, तो चलो आज हम इसी अकबर और बीरबल की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर एक लाइट डालते हैं, या यूं कह ले कि आज हम इनकी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। मतलब कि हम मुगल एम्पायर देखने वाले हैं कि इंडिया में मुगल एम्पायर कैसे एंटर होता है, कितना बड़ा इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है और कितने दिनों तक के ये रहने वाले हैं। और साथ ही साथ अकबर की पूरी फैमिली के बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी किए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, द मुगल एम्पायर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को हमें कवर करना है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो मुगल्स हैं वो कैसे यहाँ पर स्टैब्लिश होते हैं, उनकी एंट्री हमें देखनी है। आफ्टर इट कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ मुगल रूल, देन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ से शाह शुरी। अब ये इंसान कौन है इसके बारे में तो भाई हमें चैप्टर में ही देखने को मिलने वाला है। देन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, देन गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक ड्यूरिंग द पीरियड। इन शॉर्ट कि हमें मुगल एम्पायर आज पूरा की पूरा पढ़ने को मिलने वाला है, A to Z। तो जानने के लिए बने रहिए। तो देखो, मुगल एम्पायर के ऊपर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुगल एम्पायर एक्चुअल में कौन था, मतलब मुगल एम्पायर स्टैब्लिश किस तरीके से होता है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो देखो, मुगल एम्पायर के पीछे ना दो लोगों की फैमिलीज है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमारी जो फैमिली होती है वो मिलकर के बनती है। एक तो हमारे मदर साइड की फैमिली से और एक बनती है हमारे फादर साइड की फैमिली से, ठीक है। दोनों के ही रोल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर, दोनों ही अपना एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। तो सिमिलरली जब हम मुगल एम्पायर के ऊपर बात करें तो मुगल एम्पायर जब होता, मतलब ये तो सेंट्रल एशिया का, ठीक है, सेंट्रल एशिया से आए थे ये लोग, ठीक है, मुगल्स। और वहां पे भी सेंट्रल एशिया में दो ग्रेट रूलर्स जो है यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। मदर साइड में अगर बात करें तो चंगेज खान वाली पूरी की पूरी फैमिलीज होती है यहाँ पर। चंगेज खान वही जो कि मंगोल ट्राइब्स के ऊपर राज करते हैं, ठीक है, वही चंगेज खान जिसके साथ में मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक तो छोड़ो, इब्राहिम, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैं नाम थोड़ा वो कर रही हूँ, इल्तुतमिश, राइट, इल्तुतमिश जो है जिसने इसके साथ पंगे लेने से मना कर दिया था। तो वही फैमिली मंगोल ट्राइब्स वाले लोग, चंगेज खान उनकी फैमिली होती है। चंगेज खान का ना सिर्फ मंगोल ट्राइब्स के ऊपर कवर रहता है, इवन वो चाइना और थोड़ा बहुत एरिया जो है सेंट्रल एशिया, इसको भी अपने अंदर में कवर करके रखता है। अगर हम फादर के साइड के ऊपर की बात करें तो फादर साइड वाले जो है ये किसकी फैमिली से होते हैं, तैमूर साइड वाले, ठीक है, जो तैमूर की फैमिली थी वो। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिलेगा वही तैमूर और वही चंगेज खान जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के जो बलबन है वहां तक कि इन लोगों ने किसी ने भी इससे पंगे लेने से जो है वो डर जाते थे। तो ये वही फैमिली है। अब मुगल एम्पायर इंडिया में कैसे एंटर हुआ भाई? तो मुगल एम्पायर इंडिया में ऐसे एंटर होता है कि लास्ट चैप्टर में हमने एक बात पढ़ी थी कि इब्राहिम लोदी जो है उसकी तानाशाही इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए बाबर को इनवाइट किया जाता है इंडिया में। और बाबर जब आता है तो भाई इनविटेशन ऐसा हो गया कि अब हमें यहाँ पर लंबे समय तक के यहीं पे रहना है, ठीक है। तो मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड इन इंडिया बाय जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर in 1526 AD by defeating इब्राहिम लोदी, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। और सभी को पता है कि इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर का है पानीपत में, और कौन से ईयर में, इन 1520। और सबको ये बैटल्स जितने भी है इंपॉर्टेंटली याद रखना है। इवन मैं कहूंगी कि जैसे अभी तक हम एक लिस्ट बनाते हुए चलें तो अब आपको ये लिस्ट बनानी शुरू कर देनी है, जिसमें आपका मुगल एम्पायर आप सबसे फर्स्ट में डालोगे और सबसे पहला मेंबर आता है यहाँ का आपका कौन, बाबर, ठीक है। बाबर के बाद में बाबर के जितने भी बैटल्स होते हैं आप वो लिखेंगे, और छोटे छोटे जो एक्सप्लेनेशन नोट्स होते हैं ना कि आप किन कीवर्ड से चीजों को समझ लेते हैं, मतलब पूरा चैप्टर आपका एक पेज में आ जाना चाहिए और उस एक पेज को देख करके आप पूरा चैप्टर ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो जाए, ऐसे आपके नोट्स बनने चाहिए, ठीक है। हालांकि मैं भी वो प्रोवाइड कर देती फिर आपको समझ में नहीं आता ना, तो आपको इस टाइप के नोट्स बनाना है। बाबर के बाद में हम दूसरे देखेंगे कि कौन आने वाला है। तो बाबर का फर्स्ट बैटल होता है किसके साथ में, इब्राहिम लोदी के साथ में, जिसको वो उसे हरा देता है और इंडिया पे राज हो जाता है।
अब थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं बाबर के बारे में, ठीक है। बाबर मुगल एम्पायर का पहला एम्पीरियर था, ये पहला सम्राट बोल सकते हैं। ये फरगना से थे, ठीक है, जो सेंट्रल एशिया का एक छोटा सा एक एरिया है, स्मॉल सेंटर है फरगना। वहां पे ये क्या करते हैं, 12 की एज में, जब ये 12th ईयर के ही होते हैं तभी वो वहां पर शासन करते हैं, वहां के वो इम्पीरियर होते हैं इन 1494 एडी में, ठीक है। अब ये यहाँ पर तो होते हैं, ही कैप्चर्ड काबुल, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, काबुल को अपने अंडर में ले लिया। फिर उसके बाद में सेंट्रल एशिया में वो किंगडम बन गए 1494 में, ठीक है। और वो भी किस एज में, 12 की एज में। और वो बहुत बड़ी बात होती है कि आप 12 साल के और 12 साल में ही आप इतनी बड़ी सक्सेस ले लेते हो, ठीक है। और हमारे यहाँ के बच्चे अभी 12 साल में खेल ही रहे हैं, ओके, दैट्स वेरी डिफरेंट कि अब टिकटॉक वगैरह का जमाना आ गया तो 12 साल के लोग भी बहुत धूम मचा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। अब उन्होंने क्या किया, काबुल तो उनके पास में था ही था। अब वो जब काबुल में थे तो उस वक्त इनके पास में 1526 एडी में एक इन्विटेशन आता है, और वो इन्विटेशन था कि आप इब्राहिम लोदी को हटा दीजिए और यहाँ पर आ जाइए। तो बाबर भी वो इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हैं, वो इंडिया आते हैं इन 1526 में, और इनका पहला बैटल होता है पानीपत, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और आपको लिस्ट भी बनानी है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है किस किस के साथ में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इन्होंने अपना जो एरिया है, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, इन सारे एरिया को अपने इसमें ले लिया। वहां के राजपूत रूरल जो है राणा सांगा को हरा दिया इन्होंने, ठीक है। कौन से बैटल में, खानवा के बैटल में, ठीक है, बैटल ऑफ खानवा। जब आप बाबर वाला जो लिख रहे हैं लिस्ट में, तो बाबर के साथ में आप पहले डालेंगे कि इन 1526 में आपके पास में क्या हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। देन सेकंड बैटल होता है आपका खानवा का, और खानवा किसके वर्सेस होता है, बाबर वर्सेस राजपूत रूरल राणा सांगा के साथ में, ठीक है। एंड जो थर्ड बैटल होगा वो भी आपको यहीं पर लिखना है। तो खानवा के बैटल में क्या हुआ, बाबर की पोजीशन और ज्यादा स्ट्रांग हो गई, इन्होंने दिल्ली और आगरा वाला जो रीजन है उसको भी अपने अंडर में ले लेते हैं। और फिर थर्ड बैटल आता है इनका चंदेरी का, ठीक है, चंदेरी का आता है 1528 में, वो 1526-7 में कौन सा था, खानवा का था, और 1528 में आता है चंदेरी का। तो चंदेरी में ही किसको हराते हैं, ये इनको हराते हैं राजपूतों को। तो देखो 3 बैटल आपको अभी के अभी यहाँ पर एकदम क्विकली याद हो चुके होंगे। फर्स्ट बैटल था पानीपत का, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। देन आपके पास में आता है खानवा का बैटल, जिसमें कौन था, राणा सांगा वर्सेस बाबर। एंड थर्ड वन इज चंदेरी बैटल, जिसमें कौन थे, राजपूत वर्सेस बाबर। क्लियर, तो तीनों ही युद्ध जो हुए थे, तीनों में ही कौन विनर था, बाबर, ठीक है। अब बाबर जो है इतने ज्यादा तीनों युद्ध जीत चुका है इंडिया में, इतने सारे एरियाज अपने अंडर में ले लिया है। इन्होंने अफगान के जो बंगाल थे, अफगान चीफ ऑफ बंगाल जो थे, बिहार रीजन था, इसको भी अपने अंडर में लेने की कोशिश की। बट 30 में इनकी हो जाती है डेथ, और यहीं पर इनका ही सपना अधूरा हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, डेथ हो गई, इसके बाद में इनके बेटे आएंगे, इनको सक्सीड करेंगे। तो बस वही लिस्ट हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो जब आपने 1526 से एक कंटिन्यू बनाया था बाबर का, तो बाबर का फर्स्ट पानीपत हो गया, सेकंड खानवा हो गया, थर्ड राजपूत हो गया, और 30 में क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है, ही डाइड, ओके। देन डन हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर ये मतलब जितना रीजन था, जितना इन्होंने जीता था, उसको छोड़ करके बस भाई अब निकल पड़े। बाबर जो है, इनकी और स्पेशलिटी ये थी कि इन्होंने इंडिया में बहुत अच्छे जो चीजें हैं वो लेकर के आते हैं। जैसे कि उन्होंने इंडिया में एक न्यू मोड ऑफ वॉरफेयर इन इंडिया उन्होंने वहां पे इसे इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे क्या था कि इन्होंने जो आर्टरी थी एंड कैवलरी थी वो इंट्रोड्यूस करवाई। अब कैवलरी क्या है, जो घुड़सवारी होती है वो, आर्टिलरी जो तोपे होती है, ठीक है, तोपे इन्वेंट की यहाँ पर, घुड़सवारी जो है नई तरीके की वो इन्वेंट की। और ये सारी चीजें जो है आगे आने वाले जितने भी वॉर होने वाले थे तो हर जगह ये काम में भी आती है। फिर आर्टिलरी लाई है, तो इसके साथ में इनके पास में क्या है, गन पाउडर भी आया था, और गन पाउडर के थ्रू ही इन्होंने इंडिया में इसको इतना ज्यादा पॉपुलर किया था। तो भाई बाबर का जो है क्या कहना चाहिए, योगदान आप यहाँ पर मान सकते हैं कि वो बैटल तो तीनों जीते ही उन्होंने, साथ में यहाँ पर हमारे यहाँ पर तोपे, जो घुड़सवारी एक अच्छी तरीके की, तो वो किसकी देन है, वो बाबर की ही देन है, ठीक है। बाबर जो है वो पर्शियन, टर्किश और अरेबियन के बहुत बड़े स्कॉलर थे। जैसे ही मुगल, देखो जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने अभी पढ़ा था, जैसे गौर आए थे, मोहम्मद गजनी आया था, तो ये सब पर्शियन वाले थे, क्लियर। जब बाबर आता है तो बाबर जो साथ में पर्शियन, टर्किश, अरेबिक, इन तीनों का ही वो स्कॉलर रहता है। इसके साथ में इसकी जो है ना बाबरनामा, इसने अपनी खुद की एक बुक भी लिखी थी, हिज फेमस मेमोरी तुजु के बाबुरी, और बाबरनामा इज रिगार्डेड
as a great literary work in which he described about the physical feature and natural beauty of India. जब वो इंडिया में था उसी ड्यूरेशन में उसने तुझु के बाबरी और बाबरनामा में इंडिया के बारे में बहुत सारी डिटेल्स लिखी, और यही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जो आज हमें प्रोवाइड होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग पता करते हैं कि अच्छा उस टाइम का इंडिया में क्या चीजें थी। ठीक है, क्योंकि हम हमारे यहाँ के सोर्सेज देखेंगे तो ऑब्वियसली पता है हम अपने आप की तारीफ ही लिखना पसंद करेंगे और देखना, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक्चुअल रियलिटीज जो है वो पता चलती है। ठीक है, तो बाबरनामा से तुझु के बाबरी जो है आप किसकी बुक्स रखेंगे? बाबर के टाइम की रखेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक के जो बाबर है मतलब 1526 से 1530 ये 4 साल आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे, याद भी हो चुके होंगे। चलो मैं आपको एक बार फिर से एक क्विक वाली स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है, इंडिया में थे इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी थे तो इब्राहिम लोदी का आतंक जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका था। तो अब इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए, ऐसा होता है ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो सिमिलरली यही कंडीशन होती है। और इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए बाबर को इन्वाइट किया जाता है इंडिया में, और बाबर आता है। और बाबर आकर के 26 है ना 1526 में वो पानीपत का पहला जो बैटल होता है वहां पर इब्राहिम लोदी को हरा देता है, और यहाँ उनकी एंट्री होती है इंडिया में। अब इंडिया में आ चुके हैं तो भाई एक चीज से तो पेट भरने वाला नहीं है, फिर ये खानवा का बैटल लड़ते हैं, फिर उसके बाद में चंदेरी का होता है 28 में, और 30 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली आपको सारी चीजें याद हो गई होंगी। ठीक है, तो अब हमने बाबर तो पढ़ लिया, तो बाबर के बाद में बाबर जा चुके हैं तो उसकी गद्दी को कौन संभालने वाला है? तो उसकी गद्दी को संभालने के लिए आते हैं हुमायूं। करेक्ट, और हुमायूं का टाइम ड्यूरेशन कितना चलता है? 1532 1540। अब आपने एक चीज याद रखी होंगी, अगर आपने ध्यान से पहले के प्रीवियसली जो चैप्टर्स है उसे भी समझा होगा, तो मैंने आपको कहा था कि जितने भी जो फर्स्ट रूरल होते हैं, जब कोई भी एक डायनेस्टी स्टार्ट होती है वहां के जो भी फर्स्ट रूरल है तो उनका टाइम पीरियड बहुत ही शॉर्ट है। ठीक है, जैसे कि जब आपने कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा होगा तो 1206 टू 1210 तक के ही वो रहे। फिर उसके बाद में जितनी भी डायनेस्टीज आई वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, कोई 4 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, खिलजी को देख लीजिए, तो ऐसे ही सारे चलते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली मुगल एम्पायर में भी यही होता है कि बाबर का भी ड्यूरेशन बहुत कम रहता है, तो 26 से लेकर के 30 तक के ये 4 साल तक के का ही है। ठीक है, तो इससे आपको चीजें और रिकॉल करने में सहूलियत हो जाएंगी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हुमायूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हुमायूं जो है, जस्ट आपको यहाँ पर नाम देख के मतलब जो हेडिंग डली है उसमें दिख रहे होंगे आप 1530 to 40 एंड देन 55 to 56। तो भाई अब ये क्या भला है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, अब जैसे ही बाबर जो है वो निकल जाते हैं तो उनके बाद में आते हैं उस शाही गद्दी के ऊपर उनके बेटे हुमायूं। ठीक है, हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अब ये आ जाते हैं, लेकिन अब इसके बाद में 30 तक के तो ये चलते हैं। इस ड्यूरेशन बहुत सारे युद्ध होते हैं, बैटल्स होते हैं, और वो बैटल कौन कौन से होते हैं? चौसा, बैटल ऑफ चौसा, कन्नौज। ठीक है, अब ये जिसके साथ होते हैं वो होते हैं शेर शाह। ठीक है, शेर शाह सूरी, जो कि एक अफगान चीफ था बिहार का। ठीक है, बिहार में एक अफगान चीफ था, तो इन दोनों के बीच में बैटल्स होते हैं। अब जो शेर शाह सूरी है इसकी स्टोरी अभी हम जस्ट इसके बाद में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है कि इतने जो ड्यूरेशन था 40 से लेकर के 55 के बीच में, तो यहाँ पर आ जाता है शेर शाह सूरी, मतलब बाबर जो है वो गद्दी, सॉरी जो हुमायूं है वो गद्दी से हट जाते हैं, और इस टाइम तक के जो शेर शाह है वो यहाँ पर राज करते हैं। और इस दौरान जो हुमायूं है वो जंगल वगैरह भटकते रहते हैं, और यहाँ वहां पे भटक के फिर वापस से आते हैं और शेरशाह को हराते हैं, और फिर वापस से पूरा की पूरा राजपाट अपना ले लेते हैं। अब राजपाट ले तो लिया, लेकिन इनके साथ में एक बुरी घटना ये हो जाती है कि 55 में एक सेकेंड, हाँ 55 में शेरशाह की डेथ हो जाती है। फिर वापस से हुमायूं जो है पूरा राजपाट अपने हाथ में ले लेते हैं, दिल्ली आगरा उसको वापस स्टैब्लिश करते हैं। मुगल रूल जो है वो इंडिया में वापस स्टैब्लिश किया, क्योंकि अभी शेरशाह जो है वो अफगानी के हाथ में चला गया था। पर ठीक है, यहाँ पर आता है पर इन्हें ये सक्सेस जो है वो हजम नहीं होती है और इनकी डेथ हो जाती है। किसी ने ये भी कहा है कि हुमायूं जो है वो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते ही उनकी डेथ हो गई। ठीक है, जब वो अपने फ्लोर मतलब जो अपनी क्या कहना चाहिए बिल्डिंग है उसे फर्स्ट फ्लोर से जब नीचे उतर रहे थे तो सीढ़ी पे से घिसर के उनकी डेथ हो जाती है इन 1556 में।
ठीक है। तो इसीलिए कहा था कि जिंदगी भर लड़खड़ाते रहे, वो इसलिए क्योंकि बीच में शेरशाह है, उसके साथ में युद्ध होते रहा, फिर युद्ध हुआ, वापस उन्होंने रिस्टैब्लिश की सारी चीजों को, लेकिन एट द एंड उनकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया गया था, और ये स्टेटमेंट किसने दिया था आप मुझे सर्च करके कमेंट्स में बताने वाले हैं। तो हुमायूं का जो पूरा की पूरा ड्यूरेशन था वो इतना ही था, इतने ही टाइम तक के उनका सब चलता है। और हुमायूं का जो मकबरा है, ठीक है, उनकी जो वाइफ है, हुमायूं की वाइफ थी, तो उन्होंने हुमायूं टॉम्ब बनाया था, हुमायूं का मकबरा, जो कि बहुत ही रिमार्केबल है। इसकी स्पेशलिटी यह है कि ये पूरी तरीके से व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जितने भी मुगल एम्पायर में, दिल्ली सल्तनत में, या हम जितनी भी हिस्ट्री में पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ का आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो साथ ही साथ हम पढ़ते हुए चलेंगे तो चीजें हमारे लिए ईजी हो जाएंगी, और जब ईजी हो जाएंगी तो फिर हमें टेंशन नहीं होगी बार बार याद करने की। ठीक है, तो हुमायूं का मकबरा कौन बनाता है, उसकी वाइफ बनाती है, जो कि पूरे की पूरी तरीके से व्हाइट मार्बल से बना हुआ है और जो देखने लायक है। तो कभी वेकेशंस में घूम आए। अब हम बात कर रहे थे शेरशाह की। तो शेरशाह कौन है? शेरशाह वो है जिसने हुमायूं को हराया था चौसा के युद्ध में, चौसा के बैटल में। ठीक है, तो ये वही वाले हैं जिसके साथ में हुमायूं की चलते रही, और हुमायूं को उन्होंने 40 से 55 तक के जो है एक गैप दे रखा था। ठीक है, ये जो गैप था, इस दौरान ये आ जाते हैं, और वहां पर हुमायूं जो है तब तक की फिर प्लानिंग करता है कि कैसे शेरशाह को हटाया जाए। शेरशाह जो है, इसका नाम था पहले तो फरीद खान। ठीक है, हम शेरशाह का नाम देख लेते हैं कि शेरशाह क्यों आया। तो इसका नाम फरीद खान था, लेकिन बचपन में इन्होंने एक शेर को टाइगर को मारा था। ठीक है, बिहार के जंगल में, और उस जंगल को मारने के कारण ही इनका नाम पड़ा था शेरशाह द लॉयन किंग। ठीक है, तो चलो शेरशाह के नाम के पीछे की भी हमें स्टोरी तो पता चल गई है, क्योंकि इन्होंने शेर को मारा था। ठीक है, अब आप अपने आप को मच्छर शाह ना पुकार ले, क्योंकि आप मच्छर जरूर मारते होंगे, ये मक्खी शाह। क्लियर। अब ये जो है, ये फाउंडर ऑफ सूर डायनेस्टी थे, क्योंकि सूर मतलब इसी से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने सूर डायनेस्टी को स्टार्ट किया हुआ था। शेरशाह रूल्ड ओवर अ ह्यूज एम्पायर एक्सटेंडिंग फ्रॉम बंगाल टू द इंडस। जो इंडस से बंगाल वाला जो एरिया है, वहां तक इन्होंने बहुत सारे, क्या कहना चाहिए, राजपाट किया है। शेरशाह वॉज अ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर। शेरशाह वॉज अ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर। एक सेकेंड, रिपीट हो गई भाई लाइन, सॉरी सॉरी। देखो, जो शेरशाह था वो एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर तो था ही था। इसने बहुत रोडें भी बनवाई थी उस टाइम ड्यूरेशन में। जो जीटी रोड है, जो आज हम जानते हैं जिसे, ठीक है, जो आज की जीटी रोड है, तो ये जीटी रोड भी उसी ने बनवाई थी। इन्होंने कॉमर्स एंड ट्रेड में बहुत सारे मतलब डेवलपमेंट किए ही किए। साथ ही साथ इसने कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट करते रहे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपीरियर आए जिन्होंने सिर्फ किसके ऊपर काम किया, अपने जो एम्पायर है उसको एक्सटेंड करने के ऊपर ही काम किया। ठीक है, लेकिन ये इंसान वो था जिसने वहां पे उसको एक्सटेंड तो किया ही किया, साथ ही साथ वहां को उस चीज को अच्छे से डेवलप किया, उसको इम्प्रूव किया। तो उन सारी चीजों के ऊपर भी इसने अच्छे से ख्याल रखा। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो ट्रेड और कॉमर्स है उसको डेवलप किया, उसने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया, इसने बहुत सारी रोड भी बनाई। ठीक है, ही ऑल्सो सेटअप 1700 सैरीज और इंस टू प्रोवाइड सेफ ट्रेवल। देखो, अब इसने क्या किया, जितने भी रास्ते थे उस दौरान इसने 1700, वो क्या कहते हैं, विश्राम गृह वगैरह होते हैं ना रास्ते में, स्टे होम्स वगैरह, तो जितने भी ट्रेवल्स हैं उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी रहे उनकी, तो इसके लिए उसने 1700 इस टाइप के हाउसेस भी बनवाए। अब शेरशाह ने जो 1700 सराइज बनाई थी, ठीक है, सराइज और इंस जो थी, तो ये जो बनवाए थे, तो इस कारण से उसको पता है क्या कहा था, मतलब ये जो बनाई गई थी उसकी सेफ्टी और स्टे के लिए जो बनाया गया था, तो इसको कहा गया था आर्टीज ऑफ हिज एम्पायर, क्योंकि वो सेफ्टी के लिए था, सिक्योरिटी के लिए था। इस रूट से होकर के बहुत सारे वो जो बिजनेसमैन वगैरह है ना, तो वो सारे लोग गुजरते हैं, तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी मदद से उनको क्या हुआ, जो ट्रेड और कॉमर्स था, तो वो भी बहुत ज्यादा क्विकली जो है आगे बढ़ा। तो दे हेल्प इन क्विकनिंग द ट्रेड एंड कॉमर्स इन हिज एम्पायर, तो उसको भी सपोर्ट मिला वहां के ट्रेड और एम्पायर को बढ़ाने में, इन सारी सराइज की हेल्प से। इसने ट्रेड और कॉमर्स को जो प्रमोट करने के लिए इसने एकदम स्टैंडर्डाइज्ड कॉइन्स बनाई, वेट्स एंड मेजर्स बनाए, मतलब जो नाप होते हैं, मेजरमेंट्स होते हैं, उसको भी इंट्रोड्यूस कराया। और ये इंपॉर्टेंट टर्म आती है यहाँ की आपको बताने के लिए, कि ये जो मेजरमेंट्स होते हैं, जो वेट्स होते हैं,
हैं, जब हम आज शॉप में जाते हैं तो कहते हैं ना 1 किलो हमें शक्कर दे दो, तो जो वेट आता है, तो इसका इनोवेशन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था शेरशाह के टाइम में, ठीक है। तो शेरशाह जो है थोड़े समय के लिए आया था, इसने किसी और का राजपाट छीना हुआ था, बट सही माने तो जो ये पुराना वाला जो पीरियड चल रहा था, तो उस दौरान किसी का भी अपना खुद का कोई साम्राज्य नहीं था, सब एक दूसरे से छीन के जीत के बैटल्स में तभी वो वहां पर राज करते थे, ठीक है। तो शेरशाह ने भी वैसे किया, लेकिन इसने उस चीज को बहुत ही स्मूथली और अच्छी तरीके से चलाया, ठीक है। उसने बहुत सारी सराय बनाई, रोड्स बनाए, ठीक है, और उसके साथ साथ में उसने कॉमर्स और ट्रेड को बढ़ाया भी, उसको भी मतलब क्या क्या इम्प्रूव किया। उसके इम्प्रूव करने के लिए उसने स्टैंडर्डाइज्ड कॉइन्स बनाई, जो कि आप देख सकते हो, उसने वेट्स बनाए, मेजर्स लाए, ठीक है। उसने फाइन कॉइन ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, जो उसकी कॉइन्स थी तो वो गोल्ड की हुआ करती थी, सिल्वर की होंगी, कॉपर्स की हुआ करती थी। फिर ही फिक्स स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर एंड इंट्रोड्यूस ऑल ओवर द एम्पायर। शेरशाह वाज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। अब इसने क्या किया, जो स्टैंडर्ड्स के वेट और मेजर्स थे तो वो तो इंट्रोड्यूस कराए, इवन उसको पूरे एम्पायर में भी इंट्रोड्यूस कराया, ना सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में, पूरे एम्पायर में भी उसको फॉलो कराया जाता था। वो एकदम पर्टिकुलर था लॉ और ऑर्डर के इसमें, मतलब स्ट्रिक्ट भी था। और इसके स्ट्रिक्ट के लिए एक कहावत भी सुनी जाती है, मतलब आई डोंट नो इट्स रियलिटी और नॉट, बट उस टाइम में मतलब जो अब्बास शरवानी है वो बताते हैं कि उस दौरान एन ओल्ड वुमन माइट प्लेस अ बास्केट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑन हेड एंड गो ऑन अ जर्नी, एंड इन द वे नो thief or robber would come near her for fear of the punishment which शेरशाह was inflicted। एक बूढ़ी लेडी अपने सर पे मतलब एक टोकरी में बहुत सारे गोल्ड के ज्वेलर्स लेकर के जा रही है, ज्वेलरी लेके जा रही है, पर उसे कोई डर नहीं है, वो जर्नी पे निकली हुई है, उसे कोई डर नहीं है कि कोई भी चोर उचक्का मेरे पास में, लुटेरा आकर के, वो डाकू आकर के मेरी वो टोकरी लेके जाए। क्योंकि उस वक्त शेरशाह का इतना खौफ डरा हुआ था कि अगर मैंने चोरी की तो वहां पर मुझे शेरशाह जो है वो जिंदा नहीं छोड़ने वाला, बहुत गंदी पनिशमेंट देने वाला है। क्लियर। तो ये डर था कि वहां पर एक बूढ़ी लेडी भी, क्योंकि देखो अगर कोई यंग एज में रहे तो वो ठीक है अपने आप को प्रॉपर सिक्योर कर ले, अपनी सेफ्टी कर पाएंगे, लेकिन बूढ़ी लेडी कैसे ही उस चीज को बचाएंगी। तो उस टाइम में मतलब इस चीज से आप सोच सकते हो कि उस टाइम में कितना अच्छी तरीके से वहां की कानून व्यवस्था थी, लॉ और ऑर्डर जो है वो मेंटेन था। साथ ही साथ लॉ ऑर्डर मेंटेन तो था ही था, जो शेरशाह है उसने आर्मी को भी, आर्मी, लैंड सिस्टम, जस्टिस, इन सारी चीजों को भी मतलब अच्छी तरीके से वेल मैनेज करके रखा हुआ था। Sesha also paid special attention to the land system, army and justice. Sesha was very कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ द कल्टिवेटर्स। अब जो कल्टिवेटर्स थे इसके लिए भी वो बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, वेलफेयर था, कंसर्न था कि भाई इनका भी अच्छा खासा सारी चीजें होनी चाहिए। अब इसके टाइम ड्यूरेशन में यहाँ के जो फार्मर्स थे तो उनको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता था, पट्टा, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी सारी चीजें मेंशन होती है कि उसकी जमीन कितनी है, किस जगह से किस जगह पर शुरू होकर खत्म होती है, वो वहां पे कौन कौन से क्रॉप्स को कल्टिवेट कर रहा है, एक इंसान कितना पे कर रहा है लैंड रेवेन्यू, है ना, क्योंकि वहां पर जितने भी पीजेंट्स होते थे सभी को लैंड रेवेन्यू जो है वो तो पे करना होता था, और इन सारी जो डिटेल्स है लैंड की वो उस डॉक्यूमेंट में लिखी जाती थी, और उसी को हम कहते हैं पट्टा, ठीक है। और पट्टे से मतलब ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, तो इससे ये भी चीजें इंश्योर हो जाती थी कि वहां के जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स है, जो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्टर्स है, वो वहां के जो पीजेंट्स है, वहां के जो फार्मर्स है, उनको चीट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि शेरशाह ने सारी चीजें अच्छे से मतलब व्यवस्था बना रखी हुई है कि किसी के साथ में कोई फ्रॉड नहीं होगा, किसी के साथ में कोई गलत चीज नहीं होगी। तो क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पहले भी देख रखा हुआ था कि जो रेवेन्यू लेने वाले होते हैं वो बहुत मात्रा में रेवेन्यू ले लेते हैं, ठीक है, मतलब इससे किसान जो है और भी ज्यादा डूबते जाता है। तो इस चीज की प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने एक पट्टा नामक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ था, और इससे हेल्प मिलती थी उन चीजों को पकड़ पाने की कि किसी किसान ने ज्यादा रेवेन्यू तो नहीं दिया हुआ है। तो इतनी अच्छी व्यवस्था चल रही थी, लेकिन फिर होता है 1545 में जो शेरशाह है वो खत्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, और वापस से पूरा की पूरा एम्पायर कौन ले लेता है, हुमायूं, ठीक है, हुमायूं जो है उसको रिस्टोर कर लेता है, और फिर 1555 तक के ये अपना राजपाट देखता है। अब 1555 में क्या होता है, इसकी डेथ हो जाती है हुमायूं की,
चलो हमने हुमायूं वाली स्टोरी तो समझ ली थी, बाबर वाली भी समझ ली है, साथ ही साथ हमने शेरशाह वाली भी समझ ली। एक बार मैं आपको फिर से क्विकली समझा दूं, फिर हम अकबर पर आ जाते हैं, ताकि आपको बार बार रिवाइज नहीं करना पड़े। बस आप एक बार चैप्टर पढ़ेंगे और आपको सारी की सारी चीजें जो है, पूरी स्टोरी आपके माइंड में घूमने लगेंगी। फिर हम आते हैं अकबर और बीरबल पे। देखो, सबसे पहले बाबर आता है, ठीक है, बाबर को इनवाइट किया जाता है। बाबर आता है, वो पानीपत का बैटल लड़ता है, खानवा का लड़ता है, चंदेरी का लड़ता है। फिर भाई 50-30 में वो निपट जाते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं कौन, हुमायूं आता है। हुमायूं आता है तो इसके 2 टाइम चलते हैं, 30 to 40, ठीक है। इस दौरान ये काम धाम करते हैं, मतलब फिर उसके बाद में आ जाता है शेरशाह, और शेरशाह आ जाता है 40 to 45 के बीच में। 45 में शेरशाह ने बहुत ज्यादा काम किए, ठीक है। बाबर और हुमायूं से भी तारीफे काबिल काम जो है वो शेरशाह के टाइम ड्यूरेशन में होता है। 45 में शेरशाह की डेथ हो जाती है, और फिर उसके बाद में 45 टू 55, सॉरी यहाँ पर 50 में लगभग जो अरेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ तक के कौन आ जाता है, 56 तक के आ जाते हैं कौन, हुमायूं जो है इसको वापस से रीगेन कर लेता है, रिस्टोर कर चीजें, मतलब 55 से, मतलब 55 में वापस वो पूरा रिस्टोर करता है, और 56 में उसकी डेथ हो जाती है। अब जब 56 में हुमायूं की डेथ हो गई, तो भाई जाहिर सी बात है, अब उनका बेटा जो है वो राजपाट संभाल लेगा, गद्दी पर आ जाएगा। तो इनका बेटा होता है अकबर। जी हाँ, वही अकबर जिसकी स्टोरी हमने अकबर और बीरबल में बहुत सारी पढ़ी है, जहाँ पे अकबर को थोड़ा फनीएस्ट जो है ना कैरेक्टर वो बताया है। बट अकबर जो है मुगल एम्पायर का बहुत अच्छा एम्पीरियर है, ठीक है। कैसे, अब हम पढ़ने वाले हैं अकबर के बारे में। तो अकबर की ड्यूरेशन कितनी है, 1556 टू 1605 तक के एडी तक के अकबर का काम रहता है। हुमायूं के बाद में हुमायूं वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अकबर इन 1556 एडी। इस टाइम में ये सिर्फ 14 ईयर्स का था। आपको याद होगा, अभी हमने बाबर के बारे में पढ़ा था, तो 12 ईयर्स ओल्ड था जब उसने राजपाट संभाला था। अब इनका नाती आता है और ये इनसे 2 साल बड़े एज में आ जाता है, ठीक है। तो ये 14 ईयर का होता है जब अकबर जो है वो इंपीरियर होता है। लेकिन अब 14 की एज में है, और 14 की एज में ये किसके गाइडेंस में आता है, ये आता है बैरम खां के गाइडेंस में। मतलब 14 की एज में वो इंपीरियर बन गया है, बट उसका जो क्या कहना चाहिए, जो हेड है, जिसके गाइडेंस में है वो, तो उसके गार्जियन कौन होता है यहाँ पर, तो अकबर बिकेम द इंपीरियर अंडर द गार्जियनशिप ऑफ बैरम खान, ठीक है। तो इनके गाइडेंस में आता है बैरम खान के, और इसके साथ ही साथ वो पूरा की पूरा क्या करता है, एम्पायर चलाता है। अब एम्पायर तो बन गया, लेकिन साथ में इनके पास में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, वो बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करता है, क्योंकि उस टाइम में जो है अफगानी जो है वो भी यहाँ पर युद्ध लड़ रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग आ रहे हैं। तो द बैटल बिटवीन द मुगल एंड द अफगान फेज लेड बाय हेमू टुक प्लेस एट द हिस्टोरिक सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556, ठीक है। सबसे पहले 1526 में पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ, और पानीपत के फर्स्ट बैटल में सबको याद है वो किसके किसके वर्सेस था, तो वो था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है, जिसमें बाबर जो है वो विनर रहता है। अब जो हमारा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है, तो वो होने वाला है किस किस के, अफगानी फोर्स जो है हेमू, जिसको लीड कर रहा है हेमू, वर्सेस अकबर, ठीक है, इन 1556। पहले था 1526 एंड देन सेकंड है 1556 में हेमू वाज डिफीटेड एंड किल्ड, हेमू को मार दिया जाता है, वो हार जाता है। फिर उसके बाद में जो मुगल्स है वो दिल्ली और आगरा वाला जो रीजन है उसको अपने अंडर में ले लेते हैं। अकबर रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड एज फार एज द कॉन्क्यूट्स एंड एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर आर अब जो अकबर का जो पूरा की पूरा एम्पायर है उसको उसने 3 टाइप्स में डिवाइड करके रखा है, और हर एक ड्यूरेशन में उसने क्या किया है, एक किसी न किसी रीजन को अपने अंडर में लेके आया है, ठीक है। रीऑक्यूपाइड, देखो मुगल रीऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा, ठीक है। अकबर रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। देखो फर्स्ट पीरियड आता है इनका 1556 टू 70, देन आता है 70 टू 85, और थर्ड जो है वो है इनका 85 टू 1605 एडी में, ठीक है। अब इन तीनों ड्यूरेशन में ये अलग अलग जो है एरिया को अपने अंडर में लेते हैं। अगर हम बात करें 1556 टू 70 के बीच में, तो अकबर जो है वो क्या होता है, सबसे पहले अपने आप को तो जो बैरम खां के गार्जियनशिप जो होती है, जो उसके अंडर गाइडेंस में रहता है, तो वो वहां से अपने आप को फ्री कर लेता है, ठीक है। अब बैरम खां से वो फ्री हो गया है। अब इस पीरियड में क्या करता है अकबर जो है वो मालवा और जो पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया है इस एरिया को अपने अंडर में लेने की कोशिश करता है और कर लेता है, ठीक है। ही ऑल्सो कैप्चर चित्तौर, उसने चित्तौर के फोर्ट को भी अपने इसमें ले लिया।
थंबौर ले लिया, जोधपुर ले लिया, ये वाले जो एरिया है इसको भी अपने अंडर में ये ले लेता है, और आप इसको अपने मैप में जो है नोट जरूर करेंगे। ठीक है, अब सेकंड पीरियड आता है इसका 70 to 85 के बीच में। ठीक है, 1570 to 1585, तो मैं ये सामने वाले वर्ड्स नहीं बोल रही हूँ। तो इस फेज में अकबर क्या करता है, गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन पार्ट्स को अपने इसमें ले लेता है। द रिच पार्ट ऑफ गुजरात एंड बंगाल ब्रॉट इमेंस प्रॉफिट ऑफ द मुगल्स। अब जो गुजरात और बंगाल वाला पार्ट होता है वो मुगल्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाला भी होता है। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स की फील्ड में भी और बाकी अदर वेज में भी। अब जो थर्ड फेज है, ठीक है, थर्ड फेज है 1585 टू 1605 के बीच में। तो ये वाला जो टाइम आता है, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, अपना जो एम्पायर है वो नॉर्थ वेस्ट में एक्सटेंड करते हैं, जिसमें उन्हें काबुल, कश्मीर, कंधार जो है वो अपने एरिया में ले लेते हैं, और जो दक्कन वाला रहता है, दक्कन वाला एरिया, तो वहां पर बलार, खानदेश, अहमदनगर, ये सारे एरिया को भी अपने अंदर लेने में लगे हुए होते हैं। ठीक है, हमने 3 पार्ट्स में इसको पढ़ा हुआ है, क्लियर। हमने ये 3 पार्ट्स में पढ़ा है, और आपको भी उसी सीक्वेंस में चीजों को याद रखना है या समझना है। आप उसे एज ए स्टोरी समझे, एज ए आंसर समझे, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो देखो, मैं कहूंगी कि स्टोरी के तरीके से ही समझे तो ज्यादा बेटर है। हमने 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है, तीनों पीरियड्स के ईयर रखेंगे हम, उसके बाद में रखने के बाद में क्या करेंगे, जो जो एरिया उनने कवर किए हैं वो रखेंगे। इस तरीके से याद करने में हमें बहुत ज्यादा ईजी होने वाला है। अब भाई, अकबर जब इतनी सारे एरियाज को अपने अंडर में ले ही रहा था, तो उसी दौरान एकदम पीक लेवल पे उसने हिमालय और कश्मीर में भी बहुत सारे एरियाज को अपने अंडर में ले लिया। नॉर्थ की बात करें तो गोदावरी से लेकर के साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू द रिवर गोदावरी इन द साउथ, फ्रॉम कंधार इन द वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। तो भाई इतनी सारे एरिया को अकबर ने अपने अंडर में ले लिया था। अब हम बात करते हैं कि अकबर के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है। तो भैया, अकबर की इंफॉर्मेशन जो है उसका मेन सोर्स जो है वो है अकबरनामा, और सेकंड वन इज आईने अकबरी। आईने अकबरी, अकबरनामा जो है ये किसके द्वारा लिखी हुई थी, कि जो अबुल फजल थे, ठीक है, जो अकबर के कोर्ट में, हम लोगों ने बहुत सारी स्टोरी में पढ़ा ना कि अकबर के 9 रत्नों के बारे में, अकबर के 9 रत्न थे, तो इसके 9 रत्नों में से एक रत्न था अबुल फजल, वन ऑफ द 9 ज्वेल और 9 रत्न of the Akbar's court, wrote a 3-volume history of Akbar's reign titled अकबरनामा। ठीक है, जो अकबरनामा ये लिखते हैं तो इसको इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा अबुल फजल के ऊपर बात करें तो बिगिनिंग इन 1589 AD, अबुल फजल remained in the Mughal court and worked on Akbar years, repeatedly revising the draft। जो अकबरनामा है वो, उसमें बहुत सारे सोर्सेस तो आपको इंफॉर्मेशन के देते ही देते हैं, उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स एक्चुअल है ना, रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, जो भी इवेंचुअली एक के बाद इवेंट होते गए हैं, तो वो सारी भी चीजें उसमें रिकॉर्डेड है। वर्बल रिकॉर्ड्स ऑफ पीपल भी उसमें इन्वॉल्व है। तो इन सारी जगह की जो इंफॉर्मेशन होती है, तो आप इकलौते सोर्स अकबरनामा से देख सकते हो। इट गिव्स अस अ क्लियर पिक्चर ऑफ इवेंट्स एंड वर्बल अकाउंट ऑफ पीपल्स। इट गिव अस अ क्लियर पिक्चर सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग अकबर्स रीजन। जो अकबर के टाइम की जो टाइम ड्यूरेशन थी, उस टाइम की सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, तो इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन भी हमें अकबरनामा देती है। अकबर का जो अकबरनामा है उसको 3 वॉल्यूम में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो, जो फर्स्ट वॉल्यूम है तो वो अकबर के जितने भी पुराने एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में बताया गया है, वो डील की गई है। सेकंड वॉल्यूम की बात करें तो सेकंड वॉल्यूम में जितने भी इवेंट्स है उसके बारे में, द इवेंट ऑफ अकबर्स रीजन, जितने इवेंट्स होते गए अकबर के टाइम में उसके बारे में बताया है। और जो थर्ड वॉल्यूम है, तो थर्ड वॉल्यूम में बताया गया है कि जो आईने अकबरी, ठीक है, उसमें बताया है पूरी इंफॉर्मेशन, जो 1574 तक के जो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका जो रेंट रेवेन्यू था, तो जितना भी एग्रीकल्चर सिस्टम था, तो हर एक उसके मतलब अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, तो पूरा की पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आईने अकबरी में डिटेल से बताया गया है। ठीक है, तो तीनों आपको वॉल्यूम समझ में है अकबरनामा के। थर्ड वॉल्यूम था आईने अकबरी, जिसमें ये सारी चीजें बताई गई है। अब उसके बाद में अभी जस्ट हम लोगों ने बात की थी कि अकबर के पास 9 रत्न थे, और उस 9 रत्न मतलब 9 पीपल्स, ठीक है, जो किसी रत्नों से कम नहीं थे। तो ये लोग कौन कौन थे? अबुल फजल, जस्ट हमने बताया, जिसने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी। फैजल पोएट थे।
तानसेन थे जो कि ग्रेट म्यूजिशियन थे, बिरबल थे, अकबर बिरबल की हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हुई है, ठीक है। राजा टोडरमल थे, राजा मान सिंह, फकीर, ठीक है, फकीर ऐजुद्दीन, अब्दुल रहीम खान, ठीक है। अब्दुल रहीम खान के बारे में भी अभी हम आगे पढ़ने जाएंगे। जैसे अभी हम लोगों ने बैरम खां पढ़ा था, तो बैरम खां जिसके गार्जियनशिप में अकबर पला बढ़ा था, तो उसी का बेटा था अबुर रहीम, ठीक है। देन आता है मुल्ला दो प्याजा जो कि इनके एडवाइजर का काम करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 9 रत्न जो कि अकबर के बहुत ज्यादा प्रिय थे और ये इनके कोर्ट में रहा करते थे, जिनको कि हर एक फील्ड में एडवाइस देने का भी काम करते थे। अब अकबर के 9 रत्न भी पढ़ लिए हैं, तो भाई अब अकबर के बाद में उनका बेटा आता है जहांगीर। जी हाँ, वही जहांगीर जिसे हम सलीम के नाम से जानते हैं, और जब सलीम का नाम आता है तो ऑटोमेटिकली अनारकली का नाम तो आ ही जाता है। जी हाँ, सलीम अनारकली वाली जो स्टोरीज आती है, तो ये वही सलीम है जिसे हम जहांगीर के नाम से अभी पढ़ने वाले हैं। तो जब अकबर की सीट जहांगीर ले लेते हैं, तो जहांगीर के बाद में जब मतलब जहांगीर को आप सलीम जो है सलीम के नाम से भी जानते हैं, डू यू नो बाय हिज सन जहांगीर एज सलीम, ठीक है। अब जहांगीर जो है वो पूरी की पूरी पॉलिसीज जो है वो किसकी फॉलो करता है, अकबर की, ठीक है। मतलब इसने अपना अलग से बहुत ज्यादा कुछ नहीं लेकर के आता है, और ये मतलब अकबर की पॉलिसीज को फॉलो करते करते ही चलता है। इसने अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज को भी फॉलो किया, और जो मैरिज अलायंसेस होते थे, जिस तरीके से अकबर ने जैसे राजपूताना में जाकर के शादी की और उस तरीके से वो वहां के एम्पायर को अपने अंदर शामिल कर लेता था, या तो है ना, मतलब क्या होता है, जैसे कि जोधा भाई को आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से उससे शादी करके उस एम्पायर को अपने अंडर में लेकर के आ जाता है, तो सिमिलरली जहांगीर ने भी ऐसे ही काम करते गए, ठीक है। मतलब राजपूतों के साथ में उसने जो वैवाहिक संबंध होते हैं, मैरिज अलायंसेस होते हैं, वो स्टैब्लिश किए। अब जहांगीर के टाइम से ना यहाँ पर एक फिर हिस्टोरिकल मोमेंट आता है यहाँ पर, कि इसी टाइम से, ठीक है, जो यूरोपियंस होते हैं वो एंटर करना स्टार्ट करते हैं इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक पुर्तगाली यूरोपियन ट्रेडर आते हैं इंडिया में। जहांगीर रीजन सॉ द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर इनटू इंडिया। जहांगीर ग्रांटेड ट्रेडिंग राइट टू द पुर्तगाल्स एंड लेटर टू द इंग्लिश, ठीक है। वही जो कि बाद में हमारे पास में जो अंग्रेजों ने बहुत लंबा राज किया था ना, तो ये यहीं से शुरुआत होती है जहांगीर से, ठीक है। जहांगीर से शुरुआत हो जाती है, लेकिन जहांगीर की से मतलब इस ड्यूरेशन में वो अपनी पकड़ बना के रखता है। लेकिन आफ्टर औरंगजेब, ठीक है, आफ्टर औरंगजेब जो है इनकी पकड़ जो है वो कम हो जाती है, मुगल एम्पायर बहुत ज्यादा वीक होने लगता है, और पूरा की पूरा जो इंडिया है वो किसके हाथों में चले जाता है, ब्रिटिशियर्स के, ठीक है। ये स्टोरी हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ने वाले हैं, अभी हम मेडाइवल पढ़ रहे हैं। चलो हम वापस आ जाते हैं जहांगीर के ऊपर। तो जहांगीर के टाइम में इसने जो है ट्रेडिंग राइट्स है, मतलब जो व्यापार करने के लिए लोग बाहर से आया करते थे, तो जहांगीर ने इनको पुर्तगालियों को और बाद में जो इंग्लिश थे, ब्रिटिशर्स थे, उनको परमिशन अलॉट करता है कि हाँ आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको यहाँ बिजनेस करने के राइट्स है। इन 1608 एडी जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है वो इंडिया आता है, और यहाँ पर रिप्रेजेंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी केम एट जहांगीर कोर्ट, ठीक है, जहांगीर कोर्ट। अब इस टाइम में 1608 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी विलियम हॉकिंस लेकर के आता है जहांगीर के कोर्ट में। थॉमस रॉय जो है वो भी यहाँ पर इंग्लैंड से इसी टाइम में आता है 1650 के एडी के टाइम में, और जो जहांगीर के कोर्ट से उसमें मिलता भी है, और यहीं से परमिशन जो होती है वो धीरे धीरे शुरू होती है। जहांगीर जहांगीर का जो कोर्ट होता है वहां पर एक सबसे बड़ा रोल प्ले किया जाता है उसकी वाइफ नूरजहां के से भी, ठीक है। मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है नूरजहां भी प्ले करती है, और नूरजहां जो होती है वो जहांगीर की सबसे प्यारी बिलव्ड वाइफ होती है, और इसी के नाम पे है ना, ही इवन पुट हर नेम ऑन कॉइन्स अलोंग विथ हिज ऑन, ठीक है। ये जो कॉइन्स होता है ना, तो उस टाइम में क्या हुआ करता था, जो कॉइन्स होती है तो राजा महाराजा लोग अपनी तस्वीरें छापते हैं, जो अपनी सबसे प्रिय पत्नी होती है। सबसे प्रिय पत्नी ये इसलिए कहा मैंने क्योंकि उस टाइम में रिवाज ही था कि भाई आपकी मोर देन 2 और 3 वाइफ्स हुआ ही करती थी, ठीक है। तो उन सब में से हमने कहा ना कि उसमें से सबसे प्यारी वाइफ जो है ना, मोस्ट बिलव्ड वाइफ, तो जहांगीर थी, ठीक है, नूरजहां थी। और मतलब सबसे प्यारी इसलिए थी क्योंकि और भी वाइफ्स थी उसकी, ठीक है।
नूरजहां ने बहुत अच्छा जो फैशन होता है, पर्शियन फैशन जो है वो इंडिया लेकर के आती है। मुगल कोर्ट में उसने ग्रेस एंड चार्म जो है वो भी ऐड करती है। शी वॉज द मोस्ट बिलव वाइफ ऑफ जहांगीर एंड ही इवन पुट हर नेम ऑन कॉइन्स अलॉन्ग विथ हिज ऑन। उसके साथ में वो अपनी कॉइन्स के ऊपर उसके साथ ही साथ जहांगीर के साथ में उसकी भी तस्वीरें और नाम जो है वो भी जो है लगाते हैं। शी वॉज कॉन्टेस्ट कैंपेन ऑफ जहांगीर एंड इवन ज्वाइंट हिम इन हंटिंग। वो उसको शिकार में भी ज्वाइन करती है, बहुत सारे कैंपेन्स में भी वो उसके साथ रहती है। शी वॉज द पावर बिहाइंड द थ्रोन, मतलब वो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है, तो बस शी वॉज द पावर बिहाइंड द थ्रोन। हर फैमिली मेंबर वर गिवन पावरफुल पोजिशन इन द मुगल कोर्ट। अब भाई क्योंकि पत्नी इतनी प्यारी है तो पत्नी के मायके वो भी किसी ना किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन में, जो मुगल कोर्ट था तो वहां पर इन्हें इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है वो भी दी गई थी। अब जहांगीर का कार्यक्रम यहाँ खत्म होता है। जहांगीर के साथ में हम नूरजहां को भी पढ़ते हैं। तो एक बार फिर स्टोरी रिवाइज करूंगी मैं। बाबर आते हैं, बाबर के बाद में हुमायूं आया, हुमायूं को थोड़े टाइम के लिए शेरशाह सूरी ने हटाया। शेरशाह के बाद में आता है हमारे पास में अकबर, और अकबर के बाद में आता है जहांगीर। करेक्ट, यहाँ तक की स्टोरी आपको क्लियर है। जब जहांगीर आते हैं तो जहांगीर के बाद में उसको सक्सीड करते हैं शाहजहां। ठीक है, शाहजहां का टाइम पीरियड चलता है 1628 टू 1658 एडी के बीच में। इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बीच में शाहजहां जो है वो रहते हैं। जी हाँ, शाहजहां से आपको याद आ गया होगा, हम ताजमहल भी जाएंगे आज। ठीक है, ताजमहल के मतलब शाहजहां ने ही बनवाया था, तो हम इसी में पढ़ने वाले हैं। अब शाहजहां जो है सेम पॉलिसीज को फॉलो करता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, रिलीजियस पॉलिसी थी जो अकबर ने चलाई थी। ठीक है, शाहजहां कंटिन्यूड विथ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस पॉलिसी ऑफ हिज ग्रैंडफादर एंड फादर। जो अकबर ने चलाई उसी को किसने चलाई? जहांगीर ने, और जो जहांगीर को ने चलाई वही अब शाहजहां भी चलाने वाला है। ठीक है, अब उसने अहमदनगर और बीजापुर को भी अपने अंडर में ले लिया था। द लॉन्ग पीरियड ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर इनेबल्ड शाहजहां टू प्रोड्यूस एक्सीलेंट पीस ऑफ आर्किटेक्चर। अब शाहजहां का ये टाइम पीरियड जो है ये वो है जहां पर इसने बहुत अच्छे अच्छे जो आर्किटेक्चर्स होते हैं उसको लाता है। और एक्चुअली में शाहजहां के टाइम में ही आर्किटेक्चर जो है वो अपने गोल्डन पीरियड में चल रहा था। इसने बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे जो बिल्डिंग्स हैं, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे और कुछ हम इस ड्यूरेशन में भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से बनाया जाता है। फिर उसके बाद में आते हैं औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब शाहजहां के बाद में है। औरंगजेब जो है ये बहुत ही मतलब क्या कहना चाहिए, थोड़े से क्रिटिकल इनका केस है, क्योंकि ये मतलब ऐसा सुनने में आता है कि जो शाहजहां है उसको इसने जेल में डाला था और अपने भाइयों से दारा शिकोह वगैरह जो इनके भाई हैं तो इनके साथ में भी ये वॉर करते हैं और वॉर के बाद में जीत के फिर इनको पोजीशन मिलती है। क्लियर? देखो थोड़ा डिटेल में, यहाँ पर इतना ज्यादा आपके पास डिटेल नहीं है, मैं आपको फिर भी औरंगजेब के बारे में बता दूं। देखो शाहजहां जो थे इन्होंने अपने टाइम में आर्किटेक्चर को एकदम बहुत ज्यादा हाई लेवल पे, पीक लेवल पे लेके गए। करेक्ट। अब औरंगजेब जो है उतने अच्छे इंसान नहीं थे ऐसा कहा जाता है, जो हमें हमारी किताबें बताती है। करेक्ट। तो औरंगजेब क्या करते हैं, शाहजहां को जेल में डालते हैं। ठीक है, हिज फादर शाहजहां इन द आगरा फोर्ट एंड डिफीटिंग हिज ब्रदर इन द वॉर ऑफ अ सक्सेशन। और फिर इनके जो दूसरे भाई होते हैं, ठीक है, इनके 4 भाई है, तो उसमें से जो दारा शिकोह वगैरह है तो उनको भी हराने के बाद में फिर ये गद्दी पर आते हैं, क्योंकि पहले तो कहते हैं ना कि जो बड़ा बेटा होता है वो गद्दी का हकदार होता है। तो यहाँ पे दारा शिकोह थे लेकिन उन्होंने उसको वो हक नहीं दिया, उसे हराया और फिर हराने के बाद में ये गद्दी पर बैठे। क्लियर? तो अब इनका जो 50 साल का जो पूरा की पूरा रीजन होता है, जो एम्पायर होता है, तो इस दौरान इन्होंने क्या किया, इनका एम्पायर कश्मीर, नॉर्थ में कश्मीर, कर्नाटका, साउथ में कर्नाटक तक के ले गए। लेकिन इन्होंने इस दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम को भी फेस किया है। अब भाई जो इंसान गद्दी पे भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ में बैठा है तो जाहिर सी बात है इस ड्यूरेशन में भी वो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करने वाला है। क्लियर? और औरंगजेब का टाइम पीरियड ही वो होता है जहां से मुगल एम्पायर जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है। देखो बाबर था, बाबर आया, उसने स्टैब्लिश कर दिया, हुमायूं ने जितना लेवल तक के पहुंचाना था पहुंचाया, अकबर ने उसको बहुत ज्यादा स्टैब्लिश किया। ठीक है, अकबर ने उसको बहुत मतलब हर तरह से, हमने उसको 3 पीरियड में बांटा हुआ था तो उसने हर तरह से अपने रीजन को बढ़ाया ही बढ़ाया। जहांगीर ने उसको फॉलो किया, उसको शाहजहां ने फॉलो किया, लेकिन फिर यहाँ पे आ जाता है दूसरा बेटा औरंगजेब, जो कि अच्छा नहीं होता है और यहाँ से वीक पॉइंट जो है मुगल एम्पायर का वो होना शुरू हो
हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका वीकेस्ट पॉइंट होता है और यहाँ से जो धीरे धीरे जो हमारा मुगल एम्पायर है वो कमजोर होकर के खत्म हो जाता है और पूरी की पूरी सत्ता चली जाती है ब्रिटिशर्स के हाथ में, ठीक है। औरंगजेब वॉज अ रिगिड एंड कंजर्वेटिव रूलर हु अडॉप्टेड मैनी एंटी हिंदू मेजर। अब ये वाला जो पॉइंट आता है, देखो अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि अकबर ने क्या किया, जो दूसरे हिंदू थे, मतलब वो तो मोमेडियन था, बट जो हिंदू थे उन लोगों को भी साथ में लेके चला। मराठा, राजपूत, इन सबसे इन्होंने अपनी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना के रखी थी। बट यहाँ पे टर्निंग पॉइंट यह आता है कि औरंगजेब जो है वो बहुत ही ज्यादा दुष्ट, रिगिड एंड कंजर्वेटिव रूलर था, ठीक है। इसने क्या किया, जितने भी हिंदू टेम्पल्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, इसने जजिया का स्टार्ट कर दिया। अब आप जजिया टैक्स के ऊपर बात करें तो वो टैक्स होता है कि जब कोई इंसान अपने मतलब जो डिवोशनल प्लेसेस पे जाता है तो उसको जाने से पहले वहां पर एक चार्ज जो एक टैक्स जो है वो पे करना होता है और इसी पे को कहते हैं जजिया टैक्स, ठीक है। अब ये उसको पे करना होता था, तो उसने एंटी हिंदू जो थे, मतलब जो इन सबके मतलब उसने ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की जिसमें उसने जजिया स्टार्ट कर दिया, हिंदू जो टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स है उसको फिनिश कर दिए। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि जो नॉन मुस्लिम हुआ करते थे, जो सब्जेक्ट्स थे उसके, तो उनकी जितनी फ्रीडम्स थी, जो भी अकबर के टाइम में जो भी अच्छी अच्छी बातें चल रही थी उनके लिए भी उनको साथ में लेके, तो वो सारी चीजें उसने वहां पर खत्म कर दी। अब औरंगजेब जो है, औरंगजेब का जो रीजन है उसको बहुत सारे पॉपुलर जो है मैनी पॉपुलर रिवॉर्ड्स के नाम से भी मार्क किया गया, क्योंकि इसके टाइम बहुत सारे विद्रोह भी हुए हैं, ठीक है। जैसे कि गुरु तेग बहादुर शाह जो थे उनको सिख गुरु तेग बहादुर को उन्होंने फांसी दे दी, तो इन्होंने सिखों से पंगा ले लिया, सिख भी जो है इनके लिए रिवॉल्ट लेकर के खड़े हो गए, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद में जो राजपूत थे उन लोगों से भी इसके बहुत सारे पंगे चलते गए। तो कुल मिला के जितने भी लोग थे जो कभी सपोर्ट में भी रहते थे तो वो इनसे हट गए, ठीक है। इसको इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जो सपोर्ट्स होते हैं ये सारे भी खत्म हो गए। ऑल दीज रिवॉर्ड डिक्रीज एंड द प्रेस्टिसाइज एंड द इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर। जो स्टेबिलिटी थी इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल वो खत्म कर दी। सिख तेज बहादुर शाह जो है इसकी जो फांसी हुई थी तो सिखों का अपना एक रिवॉल्ट शुरू हो गया। सिख अंडर गुरु गोबिंद सिंह फॉर्म अ मिलिट्री ब्रदरहुड कॉल्ड द खालसा एंड वीज्ड कंटिन्यू स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल। अब इन्होंने जो सिख थे इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया खालसा, सारे लोग मिलकर के, और ये खालसा जो है ये इनके अगेंस्ट, मुगल के अगेंस्ट जो है वो रिवॉल्ट और स्ट्रगल में जुड़ गया। जाट और जो राजपूत है इन्होंने भी इसके अगेंस्ट बहुत सारे वो किए। अब जो जाट थे वो इसलिए, देखो जाट कुल मिलाकर के एक पीजन रिवॉल्ट था, ठीक है, किसान विद्रोह था, और वो इनसे इसीलिए नाखुश थे क्योंकि इन्होंने मेवाड़ के जो अंदर जो मतलब उनके खुद मतलब इंटरनल जो अफेयर्स होते हैं, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर इन्होंने इंटरफेयर किया, ठीक है। जो कोर्ट अफेयर्स था तो उसमें ये लोग अफेयर करते हैं जिससे कि जाट रिवॉल्ट जो है वो भी शुरू हो जाता है। The greatest loss was that औरंगजेब lost the support of the loyal राजपूत। अब इस सबसे क्या हुआ कि जो औरंगजेब था उसको जो लॉयल राजपूतों का सपोर्ट मिल रहा था वो भी उसने खो दिया। अब पूरे की पूरे इसमें एक पॉलिटिकल ब्लंडर सेट हो जाता है, ठीक है। इस पॉलिटिकल ब्लंडर सेट हुआ, ये इसका एक और रीजन था कि उसने जो मराठा चीफ थे शिवाजी उनको भी बहुत क्या समझा, कमजोर समझा, और इस कमजोर समझने की गलती उन्हें बहुत ज्यादा भारी भी पड़ी थी, ठीक है। शिवाजी की डेथ के बाद में इसने ट्राई किया था, ही ट्राई टू क्रश द मराठा, मतलब जितने मराठाज है उसको खत्म करने की भी कोशिश की, लेकिन मराठाओं ने ऐसा कुछ अपनी स्टेबिलिटी रखी कि वो उनको खत्म नहीं कर पाए थे। आपने स्टोरीज भी पढ़ी होंगी, ठीक है, ये सारी स्टोरी जो है ना महाराणा प्रताप वगैरह वाली सारी आप धीरे धीरे शिवाजी वाली भी पढ़ी ही होंगी आपने, और उनके बेटे आते हैं उसके बाद में ये भी। तो जो औरंगजेब है उसने कोशिश की थी कि दक्कन से भी मराठाओं को हटा दिया जाए, और इसी दौर में 1707 में इनकी डेथ हो जाती है दक्कन में ही, और वो अपने पीछे एक डिस्टर्ब एम्पायर जो है वो छोड़कर चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारे ब्लंडर्स शुरू हो जाते हैं और उसी ब्लंडर के साथ में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और यही वो टाइम रहता है जहाँ पे मुगल एम्पायर की वीकनेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब औरंगजेब खुद है उस वक्त भी इतने सारे ब्लंडर हो रहे हैं, पॉलिटिकल ब्लंडर्स हो रहे हैं, वहां की पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो चुकी है, तो भाई कैसे ही एक समाज मतलब जो उनका एम्पायर है वो चलेगा, ठीक है। औरंगजेब खुद अपने पिता को जेल में डाल करके आगे आया था, उसने अपने भाइयों से लड़ करके युद्ध करके वहां पर आया था, तो उसके जो बेटे हैं उन्होंने भी वही जो प्रोसेस है वो आगे तक के रखी होंगी, ठीक है। यहीं पर पूरा वीक हो चुका था और एक वीक साम्राज्य, ठीक है, एक टूटा हुआ जो साम्राज्य है इसने आगे दिया, ठीक है। 1857 तक के ये एम्पायर जो है इस तरीके से चलते जाता है।
है और ये एम्पायर और ज्यादा वीक होने लगता है। ठीक है, मतलब वहां पर द करप्ट एंड हंग्री नोबल्स एडेड टू द क्राइसिस टू द एम्पायर। सारे जो लोग आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, करप्ट वाले जो होते हैं ना, तो पहले से ही वो बहुत ज्यादा वीक था, अब उसको एकदम मृत्यु के कगार पर ला करके छोड़ दिया जाता है। और जब इतना वीक था तो उसी टाइम में नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये जो अफगानी लोग थे, तो ये सारे लोग यहाँ पर लूटपाट के लिए आते हैं, यहाँ पे लूटपाट करते हैं और मुगल एम्पायर को और ज्यादा कमजोर करके चले जाते हैं। और बस यही होता है मुगल एम्पायर का खात्मा। हालांकि इसमें एक दो रूलर्स और आते हैं बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है मुगल एम्पायर के लिए। तो मैं आपको मुगल एम्पायर जो है एकदम शॉर्ट में फिर से एकदम शॉर्ट स्टोरी समझा दूं कि मुगल एम्पायर जो है आप इसको समझना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने मुगल लिखा, देन उसका फर्स्ट आपका स्टार्ट होगा कहाँ से, बाबर से। आपको बाबर की सारी स्टोरी मैं आप बता चुकी हूँ। इसके बाद में आता है हुमायूं, ठीक है, हुमायूं की स्टोरी आ जाती है। फिर उसके बाद में बीच में आप डबल डैश करके लिखेंगे क्या, शेर शाह, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में अकबर, अकबर के बाद में आता है हमारे पास जहांगीर, जहांगीर के बाद में कौन आते हैं, शाह जहां, ठीक है। ये शाहजहां वही है जो अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं औरंगजेब, और औरंगजेब जो है इतना ही मुगल एम्पायर होता है क्योंकि यहाँ से वीकनेस जो है वो शुरू हो जाती है और इससे ज्यादा जो है मुगल एम्पायर टिक नहीं पाता है, ठीक है। हालांकि जो लास्ट के और जो एम्पीरियर्स है वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा मुगल एम्पायर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि एकदम सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ और आप भी उतने ही अच्छे से कोशिश करेंगे इसे समझने की। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम अगेन ये स्टोरी रिपीट करेंगे, अच्छे से समझेंगे और बेहतर तरीके से ये कहानी बनाएंगे।